Hello students, welcome back to MSS English classes. I am Parul and here I will discuss central idea of the poem A Lament composed by P.B. Shelley. Lament का मीन्स होता है विलाप करना और we can say in English to grieve about something, किसी चीज़ पर विलाप करना। तो यहाँ पर आप पोएम में पढ़ चुके हैं कि पोइट जो है अपनी लाइफ के ऊपर विलाप कर रहे हैं, पास्ट को याद करके प्रेजेंट की जो कंडीशंस है उससे तुलना करके वो दुखी हैं और होपलेस हैं। तो यहाँ पर समझते हैं सेंट्रल आइडिया को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होता है इसमें इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा पोएम के बारे में आप बताते हैं। तो अ लेमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक्स ऑफ द एमिनेंट पोइट पी.बी. शैली। जो लेमेंट है वो फेमस लिरिक्स में से आती है। मोस्ट फेमस लिरिक्स यानी कि जो सबसे ज़्यादा फेमस लिरिक क्या होता है, मैंने बताया था आपको पोएम में। एक छोटी पोएम होती है जो म्यूजिकल होती है, गाए जाने के लिए लिखी जाती है और ये पोएम भी केवल 10 लाइन्स की है। तो ये जो जितने भी लिरिक्स लिखे हैं पी.बी. शैली ने, एमिनेंट मीन्स फेमस पोइट को कहते हैं। तो ये पी.बी. शैली एक फेमस पोइट रहे हैं इंग्लैंड के। तो इनके जितने भी लिरिक्स हैं फेमस, उनमें से एक है लेमेंट। इट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पैथेटिक पोएम्स, और ये उनकी पैथेटिक पोएम्स में से भी एक है। पैथेटिक मीन्स जो करुणा से भरी हुई है, करुणा में पोएम्स जो होती हैं, जो कविताएं हैं, उनमें से एक है। इट शोज पैसिमिज्म इन द पोइट्स लाइफ, और ये दिखाती है पैसिमिज्म मीन्स निराशावाद को पोइट के जीवन में। ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द पोएम इज फुल ऑफ रिपेंटेंस, और ईच एंड एवरी वर्ड, हर शब्द इस पोएम का इज फुल भरा हुआ है रिपेंटेंस मीन्स पछतावे से। इन स्पाइट ऑफ द पोइट्स सैड टोन, और इसमें पोइट की सैड टोन के बावजूद भी इट इज़ अ ब्यूटीफुल लिरिक, ये एक सुंदर लिरिक है। बहुत ही अच्छे से पोइट ने इसमें अपनी फीलिंग्स को हमसे शेयर किया है। फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एपस्ट्रॉफ, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ नो मोर, ओ नेवर मोर, इनमें जो फिगर स्पीच है वो एपस्ट्रॉफ है। और एक फिगर स्पीच है मेटाफर जो यूज़ किया गया है इस लाइन में, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। यहाँ पे स्टेप्स कहा गया कि स्टेप यानी कि पग या एक सीढ़ी के रूप में पोइट ने इसे यहाँ यूज़ किया है। तो ये स्टेप किसके हैं? लाइफ के। तो लाइफ को यहाँ, लाइफ की तुलना एक लैडर से यानी कि सीढ़ी से की है, एक पग चरण से की है। तो यहाँ पर बच्चों इसमें मेटाफर का यूज़ किया गया है। और राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम इसकी है जो पोएम में भी मैंने आपको बताई थी, ए बी 5 लाइन्स हैं एक स्टेंजा के अंदर। तो ये राइम स्कीम है। तो ये अबाउट द पोएम है। अब देखते हैं सेंट्रल आइडिया। दिस इज द लास्ट पोएम विच शैली रोट बिफोर हिज प्रीमेच्योर डेथ। ये जो पोएट की लास्ट पोएम थी जिसे पी.बी. शैली ने लिखा था अपनी प्रीमेच्योर डेथ। प्रीमेच्योर मतलब मीन्स समय से पहले मृत्यु हो गई थी। 1822 में उनकी मृत्यु हुई थी और इसे पोएम को इन्होंने 1821 में लिखा था। दिस पोएम शोज हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर इन लाइफ। ये पोएम क्या शो करती है? उनके डिसअपॉइंटमेंट को, निराशा को, और उनकी असफलता को जीवन में। ही इमेजिन्स दैट ही इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेप्स ऑफ टाइम। वो कल्पना करते हैं कि वो खड़े हुए हैं जीवन के लास्ट स्टेप पर, आखिरी चरण पर, आखिरी सीढ़ी पर। ही लुक्स ऑन हिज पास्ट लाइफ। वो अपनी पास्ट लाइफ यानी कि अतीत के जीवन को देखते हैं विद अ फेंट हार्ट, बहुत ही निराश हृदय से, एंड फील्स और महसूस करते हैं दैट हिज फ्यूचर डेज आर नंबर्ड, कि उनके जो भविष्य के दिन हैं वो गिनती के हैं इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। ही फील्स, वो महसूस करते हैं दैट ही हैज़ बिकम ओल्ड, कि वह बूढ़े हो गए हैं, वाइल ही इज़ ओनली 29 ईयर्स ओल्ड, जबकि वो केवल 29 ईयर्स ओल्ड थे। ही हैज़ लॉस्ट हिज होप एंड कॉन्फिडेंस। वो अपना कॉन्फिडेंस और होप दोनों खो चुके हैं। ही रिग्रेट्स, वो पछताते हैं, दैट हिज यूथफुल वाइगर एंड जॉयज ऑफ लाइफ विल नॉट रिटर्न टू हिम एनी मोर। और वो अब रिग्रेट मीन्स पछतावा करते हैं, पछतावा करना। तो क्या पछतावा करते हैं कि उनके जो यूथफुल वाइगर था, जो जवानी के उत्साह था, उमंग था, जो आनंद था जीवन का, वो अब कभी नहीं लौटेगा उनके पास। अब वो लौट के वापस नहीं आएगा एनी मोर मीन्स, और अधिक अब वो खुश नहीं रहेंगे। नाउ हिज डेज एंड नाइट्स आर डल एंड जॉयलेस। और अब उनके जो नाइट्स एंड डेज हैं वो भी डल हो गए हैं, नीरस हो गए हैं, एंड जॉयलेस, आनंद से रहित हो गए हैं। नाउ ही कैन नॉट एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ नेचर। और अब वो नेचर की सुंदरता को भी इंजॉय नहीं कर सकते। द ब्यूटीज ऑफ नेचर विच यूज टू फिल हिम विद जॉय एंड कामनेस इन द पास्ट नाउ ओनली एड टू हिज सोरो एंड डिसअपॉइंटमेंट। और जो ब्यूटीज थी नेचर की, जो सुंदरता, सुंदर चीजें थी, जो समर विंटर थी, वो अब उनको क्या करती हैं? वो उनको भर दिया करती हैं। किससे? जॉय एंड काम से। यानी कि जो एक समय था जब उनको भर दिया करती थी ये
आनंद से और शांति से, शांति फील करते थे और एक आनंद को फील करते थे जब नेचर की कंपनी में, इन द पास्ट अतीत में, नाउ ओनली और अब केवल वो क्या कर रही हैं, सारी चीजें ऐड कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, टू हिज सोरो उसके दुख को और डिसअपॉइंटमेंट निराशा को। तो ये जो ब्यूटीज ऑफ नेचर हैं, ये एक समय था जब पोइट को जॉय फील कराती थी और उन्हें आनंद से भर दिया करती थी और वो बहुत ही रिलैक्स फील करते थे, लेकिन अब प्रेजेंट में ये सोरो और डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन गई हैं उनको, और ये अब ज़्यादा उनको अच्छा फील नहीं कराती हैं। तो ये यहाँ पे पोइट बिल्कुल डिसअपॉइंट हैं। और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन को समझ लीजिए बच्चों की, एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। ये एक्सप्रेशन आपकी आउट ऑफ डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, ये जो सेकेंड स्टेंजा मैंने आपको पढ़ाया था, आउट ऑफ डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, क्रैश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट नो मोर और नेवर मोर। तो इसकी एक्सप्रेशन आपको करनी है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या होता है, जो पोएम का नाम और पोएट का उसमें बताते हैं कि पोएम का नाम और पोएट कौन है उसके। तो इस तरह से आप हर पोएम में इसी तरह से रेफरेंस लिखेंगे, बस पोएट का नेम और पोएम का नेम चेंज हो जाएगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ लैमेंट कंपोज्ड बाय द एमिनेंट पोएट पीबी शैली। ये लाइन्स तो सेम रहती हैं, बस पोएम का नाम और पोएट का नाम आप चेंज कर देंगे कि ये पंक्तियां इस पोएम से ली गई हैं और इन्हें लिखा है एक प्रसिद्ध कवि पीबी शैली द्वारा कंपोज्ड। यहाँ पे कंपोज्ड इसको थोड़ा फोकस करना है। ही डाइड एट द एज ऑफ 29, और पोएट के बारे में एक दो लाइन आप लिख सकते हैं कि वो 29 की एज में उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको बच्चों, जब पोएट्री का स्टेंजा की एक्सप्रेशन आप करोगे तो यहाँ ये कंपोज्ड आएगा, प्रोज में यहाँ पे रिटन आता है, लेकिन पोएट के जब पोएम का स्टेंजा की आप एक्सप्रेशन के लिए रेफरेंस लिखते हैं तो यहाँ कंपोज्ड आता है। कंटेक्स्ट, in this stanza the poet feels himself helpless and laments on his present condition। इस स्टेंजा में पोएट फील करते हैं खुद को हेल्पलेस, निस्सहाय, और लेमेंट करते हैं, विलाप करते हैं अपनी प्रेजेंट कंडीशन पर। वह सैड हैं, दुखी हैं, एंड डिसअपॉइंटेड, निराश हैं। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इनकैपेबल, वो खुद को पाते हैं असमर्थ, ऑफ इंजॉइंग द ब्यूटीज ऑफ नेचर, नेचर की सुंदरता का आनंद लेने में खुद को असमर्थ पाते हैं। एक्सप्रेशन देखते हैं। द पोइट सेज दैट हिज डेज एंड नाइट आर डल एंड जॉयलेस। तो वो कह रहे हैं ना, आउट ऑफ डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। तो अब उनके दिन और रात जो है वो क्या हो गए हैं, डल हो गए हैं और जॉयलेस हो गए हैं। ही फील्स हिमसेल्फ वीक एंड होपलेस। तो आउट ऑफ डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, वो क्या कह रहे हैं कि जो जॉय था वो अब चला गया है। वो फील क्या कर रहे हैं, अपने आप को वीक और होपलेस फील कर रहे हैं। डेज एंड नाइट हैव बिकम चीयरलेस टू हिम, कि जो जॉय था वो उड़ गया है। तो डेज एंड नाइट कैसे बन गए हैं, चीयरलेस हो गए हैं, यानी कि प्रसन्नता से रहित हो गए हैं, टू हिम उनके लिए। जॉयस एंड यूथफुल वाइगर हैव लेफ्ट हिम। तो जॉय ने उन्हें छोड़ दिया है, यूथफुल वाइगर ने उन्हें छोड़ दिया है। यूथफुल वाइगर जवानी का जो उमंग उत्साह है वो भी उन्हें छोड़ गया है। द ब्यूटीज ऑफ नेचर सच एज, जैसे ब्लूमिंग स्प्रिंग, फ्रेश स्प्रिंग को हम लिखेंगे ब्लूमिंग स्प्रिंग, यानी कि फल जब चारों तरफ फूल खिले रहते हैं तो वो ऐसी बसंत ऋतु। और सनी समर, जब धूप वाला मतलब जब गर्मी होती है तो ग्रीष्म ऋतु। फॉगी विंटर, जब पाला पड़ता है और चारों तरफ वाइट दिखाई देता है विंटर में। तो ऐसी सुंदरता नेचर की, गिव हिम नो जॉय, अब उनको कोई आनंद नहीं देती। तो वो कहते हैं ना कि फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर, उनके हृदय को ये क्या करती हैं, अब पीड़ा देती हैं। द ब्यूटीज ऑफ नेचर विच यूज टू फिल हिम विद जॉय इन द पास्ट, और जो पास्ट में उनको जॉय से भर दिया करती थी, नाउ ओनली एड टू हिज सोरो एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो केवल अब उनके दुख का कारण है, उनको दुख से और डिसअपॉइंटमेंट से भर देती हैं। अब वो नाउ ही गेट्स नो जॉय एंड पीस इन द कंपनी ऑफ नेचर, वो कंपनी की वो नेचर की कंपनी में अब कोई पीस मीन्स शांति को या जॉय को महसूस नहीं करते, प्राप्त नहीं करते। ऑल द थिंग्स ऑफ नेचर फिल हिज हार्ट विद ग्रीफ, और ये जो सारी चीजें हैं नेचर की उनके हार्ट को भर देती हैं, किससे, ग्रीफ से। ग्रीफ मीन्स दुख से। सो ही सेज, इसलिए वो कहते हैं दैट हिज जॉयफुल डेज विल नेवर रिटर्न, कि उनके जो जॉयफुल डेज हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो जो पोइट हैं वो बिल्कुल दुखी हैं। और इस तरह से आपको लिखना है पोइटिक नोट। पोएम के इस स्टैंजा में क्या क्या विशेष बातें हैं, जैसे दिस पोएम इज अ लिरिक, ये एक कॉमन आप लिखेंगे, कंपोज इन 1821, ये पोएम एक लिरिक है जो इसे लिखा गया था 1821 में। दिस स्टैंजा शोज द पैसिमिस्टिक आउटलुक ऑफ द पोइट, और ये स्टैंजा दिखाता है पोइट के
पैसिमिस्टिक आउटलुक को, निराशावादी दृष्टिकोण को। वैसे तो ये पूरी पोयम ही निराशावादी है, लेकिन आप एक स्टैंजा का कर रहे हैं तो स्टैंजा को यूज करेंगे। एपिस्ट्रोफ फिगर स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द लाइन नो मोर और नेवर मोर। इस लाइन में एपिस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच है। द राइम स्कीम लिखेंगे स्टैंजा की, जो भी राइम स्कीम है, ए बी। ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द स्टैंजा इज फुल ऑफ रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट। हर शब्द स्टैंजा का रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट से फुल है। तो इस तरह से बच्चों पोएटिक नोट आप इसमें कम से कम 5 पॉइंट लिख सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है आपकी अब 10 मार्क्स की हो गई है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।